जर्मनी का एक 12 वर्षीय लड़का अपने माता पिता को खो देता है। उन्हें उनसे कुछ पैसे विरासत में मिलते हैं जो बाद में यात्रा के दौरान चुरा लिए जाते हैं। सब कुछ खोने के बावजूद उन्होंने एक चीज बरकरार रखी, घड़ियों के प्रति उनका अदम्य जुनून, और इसी जुनून ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी बनाने में मदद की। यह रोलेक्स घड़ियों की कहानी है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जर्मनी का 12 वर्षीय हंस विल्सडॉर्फ अनाथ हो गया। उसके भविष्य पर अंधकार छा गया। उनके रिश्तेदारों ने उनके माता पिता का व्यवसाय बेच दिया और हंस को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। यहाँ उनकी मित्रता स्विट्जरलैंड के एक लड़के से हुई जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड के घड़ी उद्योग के बारे में बहुत कुछ बताया। जल्द ही हंस को एहसास हो गया कि उनका लक्ष्य इसी उद्योग में है। इसीलिए 1900 में 19 वर्ष की आयु में वे जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। वहां उन्हें क्यूना कोटेन नामक एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। उन्हें प्रतिदिन सैकड़ों घड़ियों की सटीकता की जांच करने का काम सौंपा गया था। इस भूमिका ने उन्हें उत्तम घड़ियां बनाने के प्रति जुनूनी बना दिया। 1903 में उन्होंने लंदन में बसने का फैसला किया, लेकिन यात्रा के दौरान उन्हें एक त्रासदी का सामना करना पड़ा। अपने माता पिता से विरासत में मिले TM 800 जर्मन गोल्ड मार्क चोरी हो गए। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण झटका था, फिर भी आगे बढ़ना ही उसका एकमात्र विकल्प था। लंदन में उन्होंने एक अन्य घड़ी बनाने वाली कंपनी में बिक्री और विपणन विभाग में नौकरी कर ली। अगले 2 वर्षों में उन्होंने विनिर्माण, बिक्री और सबसे महत्वपूर्ण रूप से घड़ी निर्माण उद्योग को निर्देशित करते हुए उपभोक्ता व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश घड़ी बनाने वाली कंपनियां अपनी घड़ियों को फैंसी और सजावटी बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि ग्राहक सरल, सटीक, टिकाऊ और सुंदर घड़ियां चाहते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए 24 वर्षीय हंस ने अपना घड़ी बनाने का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। लेकिन एक समस्या थी, हंस के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी का अभाव था। यही कारण है कि उन्होंने पूंजी के बदले में अपने बहनोई को व्यापारिक साझेदार के रूप में शामिल किया। इसके परिणाम स्वरूप 1905 में विल्सडॉर्फ और डेविस फर्म का गठन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि घड़ियां यात्रियों के लिए अपरिहार्य थीं, क्योंकि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय पर ट्रेन और बस पकड़नी होती थी। इसीलिए उन्होंने यात्रियों के लिए पॉकेट घड़ियां बनाने का निर्णय लिया। साधारण घड़ियों की तुलना में यह घड़ी आकार में छोटी थी, जिससे यात्रियों के लिए इसे अधिक पोर्टेबल बनाया जा सके। इस घड़ी के पाउच को उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े का उपयोग करके निर्मित किया गया है, ताकि इसे अधिक सेडाटनी, अधिक मजबूत बनाया जा सके और इसे प्रीमियम लुक दिया जा सके। इस घड़ी को पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच कहा गया। कंपनी का पहला उत्पाद होने के बावजूद यह हिट रहा। हालांकि हंस ने अपनी कंपनी पॉकेट घड़ियों के साथ शुरू की थी, लेकिन वह पॉकेट घड़ियों के निर्माण तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में कलाई घड़ियां पूरी तरह से पॉकेट घड़ियों की जगह ले लेंगी। यही कारण है कि हंस ने अपना ध्यान विश्व स्तरीय कलाई घड़ियां बनाने पर केंद्रित कर लिया। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय के ग्राहक कलाई घड़ियां स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। ऐसी धारणा थी कि केवल महिलाएं ही कलाई घड़ी पहनती हैं। हंस इस धारणा को बदलना चाहते थे। 1906 में हैंस ने देखा कि ब्रिटेन में पुरुष और महिलाएं दोनों ही कंगन पहनना पसंद करते हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ा अवसर देखा। उन्होंने बाजार में सोने और चांदी की कलाई घड़ियां उतारीं। इन घड़ियों के पट्टे चमड़े के बजाय सोने और चांदी के बने थे। इससे घड़ियां कंगन जैसी दिखने लगीं। इसके अलावा इन घड़ियों को कलाई घड़ी नहीं कहा जाता था। इन्हें ब्रेसलेट घड़ियों के रूप में ब्रांड किया गया था। इस रणनीति के परिणाम स्वरूप हैंस की घड़ियां पूरे ब्रिटेन में लोकप्रिय हो गईं। इसके अलावा हंस को यह भी पता चला कि बाजार में मौजूद सभी घड़ियों के ब्रांड नाम के रूप में उनके निर्माताओं के नाम ही होते हैं। हंस चाहते थे कि उनकी घड़ियों का एक अनूठा नाम हो, ऐसा नाम जो डायल में आसानी से फिट हो सके और किसी भी भाषा में आसानी से उच्चारित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न वर्णमालाओं को मिलाकर 100 से अधिक नाम बनाए। एक समय ऐसा आया जब रोलेक्स जैसा सुखद नाम सामने आया। उन्होंने 1908 में इस नाम का ट्रेडमार्क कराया। दरअसल कलाई घड़ियों की गति बहुत कम होती है। यही कारण है कि कोई भी पूरी तरह से सटीक मूवमेंट डिजाइन करने में सफल नहीं हो सका। 1910 तक हैंस अपनी घड़ियों के मूवमेंट स्विट्जरलैंड से आयात करते थे। लेकिन अब हंस ने अपना स्वयं का आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने घड़ी विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया।
उन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञ के सेटन समेत घड़ी निर्माताओं से मुलाकात की और घड़ी मूवमेंट के विशेषज्ञ बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली कलाई घड़ी की मूवमेंट विकसित की, 15 लाइन कैलिबर 200। इसके बाद उन्होंने इसे प्रमाणन के लिए स्विट्जरलैंड के आधिकारिक क्रोनोमीटर परीक्षण संस्थान को भेजा। संस्थान ने इस आंदोलन पर कठोर परीक्षण किए। बाद में यह दुनिया की पहली कलाई घड़ी बनी जिसे क्रोनोमीटर प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। मूलतः हंस ने सफलतापूर्वक एक सटीक कलाई घड़ी मूवमेंट विकसित किया था। इस नवाचार से रोलेक्स की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। उनकी घड़ियां अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात होने लगीं। 1914 तक हैंस ने विल्सडॉर्फ एंड डेविस के कई कार्यालय स्थापित कर लिए थे। उन्होंने 60 असाधारण लोगों की एक टीम बनाई थी। उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की एक बड़ी घटना ने उनकी विकास यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। युद्ध की लागत की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने घड़ियों पर 30% निर्यात शुल्क लगा दिया। विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में रोलेक्स की कीमत रातों रात 83% बढ़ गई और इसकी बिक्री में भारी गिरावट आई। संकट से बचने के लिए हंस को अपनी कंपनी को स्विट्जरलैंड स्थानांतरित करना पड़ा। अब तक रोलेक्स सिर्फ हंस की घड़ियों का ब्रांड नाम था। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड कर दिया और अपने कई व्यावसायिक कार्यों को नए सिरे से शुरू किया। युद्ध के कारण लग्जरी घड़ियों का बाजार ध्वस्त हो गया था, लेकिन हंस ने एक दिलचस्प प्रवृत्ति देखी। युद्ध लड़ रही सेनाओं की ओर से कलाई घड़ियों की अचानक मांग बढ़ गई। युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के लिए घड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। वे उन्हें फायरिंग और मार्चिंग क्रियाओं का उचित समन्वय करने में मदद करते हैं। हालांकि समय का ध्यान रखने के लिए पॉकेट घड़ियां व्यावहारिक नहीं थीं। एक सैनिक को समय देखने के लिए अपनी राइफल नीचे करनी पड़ती थी, कोट खोलना पड़ता था और घड़ी निकालनी पड़ती थी। यही कारण है कि सेनाओं ने कलाई घड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो समय का पता लगाने के लिए अधिक उपयोगी थीं। परिणाम स्वरूप रोलेक्स ने सैनिकों के लिए ट्रेंच घड़ियां लॉन्च कीं। घड़ियां अटूट कांच से बनी थीं। इसका शरीर मजबूत था और इसमें चमकीला घंटे सूचक रेडियम हाथ था, जिससे सैनिक कम रोशनी में भी समय देख सकते थे। इन ट्रेंच घड़ियों ने युद्ध के दौरान भी रोलेक्स के व्यवसाय को बढ़ाने में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को उनके गृह देशों में नायक के रूप में देखा जाता था। जब लोग इन सैनिकों को कलाई घड़ी पहने देखते हैं तो वे भी कलाई घड़ी पहनने लगते हैं। जैसा कि हंस ने भविष्यवाणी की थी, कलाई घड़ियों ने पूरी तरह से जेब घड़ियों की जगह ले ली। लेकिन कलाई घड़ियों में एक बड़ी समस्या थी। धूल और पानी की उपस्थिति में उनकी सटीकता प्रभावित हो गई। हंस इस समस्या को हल करना चाहता था। उन्होंने एक ऐसा मजबूत घड़ी केस बनाने का निर्णय लिया जो घड़ी की गति को गर्मी, धूल और पानी से बचा सके। हंस ने देखा कि घड़ियों का निर्माण स्नैप ओन तंत्र का उपयोग करके किया गया था, जिसके तहत घड़ी के सभी घटकों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा गया था, जैसे हम टिफिन बॉक्स बनाते हैं। लेकिन इस तंत्र के कारण अंतराल रह गया, जिससे धूल और पानी के प्रवेश का रास्ता खुल गया। इसलिए रोलेक्स ने दुनिया की पहली स्क्रू ऑन प्रणाली का उपयोग करते हुए एक घड़ी केस डिजाइन किया, जिसमें खांचे का उपयोग करके घटकों को एक साथ कसकर पेंच किया गया। इसके अलावा रबर के छल्ले शेष अंतराल को बंद कर देते हैं। अंततः घड़ी के घुमावदार मुकुट ने पनडुब्बी के हैंच की तरह शरीर को कसकर सील कर दिया। सीप की तरह यह घड़ी भी बिना आंतरिक क्षति के लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। बांधिए। इसीलिए इस घड़ी का नाम रोलेक्स ओनेस्टर पड़ा। 1926 में लॉन्च की गई यह घड़ी क्रांतिकारी थी और इसके प्रचार के लिए क्रांतिकारी विपणन की आवश्यकता थी। हंस को तैराक मर्सिडीज क्लीजे के बारे में पता चला, जिसने दावा किया था कि वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला थी। कई लोगों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने मीडिया के सामने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का फैसला किया। हंस ने मर्सिडीज से संपर्क किया और उसे रोलेक्स के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर का पद देने की पेशकश की। रोलेक्स ओनेस्टर की जलरोधी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मर्सिडीज को तैराकी करते समय घड़ी को अपने गले के हार से जोड़े रखना था। प्रारंभ में उसका प्रयास सफल रहा। 10 घंटे तैरने के बाद वह इंग्लिश चैनल का 80% भाग पार कर चुकी थी। दुर्भाग्यवश वह थक गई और उसे बचा लिया गया। वह चैनल पार करने में असफल रही
लेकिन जांच करने पर रोलेक्स ओनेस्टर ने पूरी तरह से काम किया। असफल प्रयास के बावजूद मर्सिडीज ग्लीस्टे अपने प्रयास के लिए लोकप्रिय हो गईं। उनके साथ रोलेक्स ओनेस्टर को दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी होने के कारण लोकप्रियता मिली। हंस ने विज्ञापनों में मर्सिडीज और रोलेक्स को एक साथ दिखाया। इसके अलावा उन्होंने सभी खुदरा दुकानों में मछली के टैंक में रोलेक्स ओनेस्टर प्रदर्शित किया। इस टैंक में असली मछलियां भी थीं। 1928 में हंस ने ब्रिटिश स्टार मिस एवलिन ले को रोलेक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विज्ञापनों में एवलिन को रोलेक्स ओनेस्टर पहने हुए तथा अपने हाथ को मछली के टैंक में डूबा हुआ दिखाया गया था। इस अनूठी विपणन रणनीति ने रोलेक्स ओनेस्टर की वाटरप्रूफिंग विशेषताओं को लोकप्रिय बना दिया। रोलेक्स की सफलता एक नए स्तर पर पहुंच गई। जबकि पूरी दुनिया हंस की सराहना कर रही थी, वह संतुष्ट नहीं था। दरअसल उस समय की घड़ियां पूरी तरह से यांत्रिक थीं, यानी बैटरी के बजाय वे मेन स्प्रिंग से चलती थीं। मुख्य स्प्रिंग को क्राउन को घुमाकर कड़ा करना पड़ा। एक बार कस दिए जाने पर मुख्य स्प्रिंग खुल जाएगी और हाथ चलने लगेंगे। सरल भाषा में कहें तो यह बिल्कुल एक घुमाने वाले खिलौने की तरह काम करता था। घड़ियों को हर 2 दिन में घुमाना पड़ता था। रोलेक्स ओएस्टर के मामले में यदि वाइंडिंग प्रक्रिया के बाद क्राउन को ठीक से बंद नहीं किया गया तो पानी आसानी से अंदर जा सकता था। यही कारण है कि हंस का अगला लक्ष्य पूरी तरह से स्वचालित घड़ी बनाना था। हंस को इस समस्या को सुलझाने में कई वर्ष लग गए। अंततः उन्होंने सतत रोटर का आविष्कार किया। यह एक अर्धवृत्ताकार रोटर था जो घड़ी के अंदर 360 डिग्री घूम सकता था। यह कई गियरों के माध्यम से मुख्य स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था। जब कोई व्यक्ति हाथ हिलाता तो यह घूमता था। इसके बाद गियर ऊर्जा स्थानांतरित करेंगे और मुख्य स्प्रिंग को कसेंगे। मूलतः आप मुख्य स्प्रिंग को केवल घड़ी पहनकर घुमा सकते हैं। इस तरह घड़ी हमेशा काम कर सकती थी और इसे रोलेक्स ओनेस्टर परपेचुअल के नाम से जाना जाने लगा। लोगों ने पहले भी स्वचालित घड़ियां बनाने का प्रयास किया था, लेकिन रोलेक्स पहली कंपनी थी जिसने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया। पीचुअल ने रोलेक्स और हैंस विल्सडॉर्फ को घड़ी उद्योग का दिग्गज बना दिया, लेकिन 1939 में उन्हें एक और बाधा का सामना करना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध ने दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया। रोलेक्स की बिक्री में फिर गिरावट आई। आगामी वर्षों में हंस ने तमाम बाधाओं के बावजूद रोलेक्स का अस्तित्व सुनिश्चित किया, लेकिन एक और त्रासदी हुई। 1944 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। पिछले 6 साल हंस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही ऐसी चुनौतियां देखी थीं और उनमें लड़ाकू मानसिकता विकसित हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित किया और उस कार्य में जुट गए जिसमें वे माहिर थे, विश्व स्तरीय घड़ियां बनाना। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40वीं वर्षगांठ पूरी की। इस अवसर पर रोलेक्स ने इसे एक नई घड़ी रोलेक्स डेटजस्ट लॉन्च की। यह विश्व की पहली स्वचालित घड़ी थी जो तारीख भी दिखाती थी, लेकिन इसमें समस्याएं हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि डिस्प्ले छोटा होने के कारण वे तारीख नहीं देख पा रहे थे। हमेशा की तरह हंस ने समाधान ढूंढने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पानी की एक बूंद उनकी घड़ी पर गिर गई। इससे तारीख बड़ी दिखाई देने लगी। इससे प्रेरित होकर उन्होंने डेडजस्ट घड़ियों पर 2.5x आवर्धक ग्लास जोड़ा और समस्या का समाधान किया। 1960 तक रोलेक्स ने अन्य क्रांतिकारी घड़ियां लॉन्च की। उदाहरण के लिए 1953 में इसने रोलेक्स एक्सप्लोरर नामक मजबूत और अटूट घड़ी लॉन्च की, जो विशेष रूप से पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं के लिए बनाई गई थी, ताकि उन्हें कभी भी घड़ी के क्षतिग्रस्त होने की चिंता न करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स ने जीएमटी मास्टर लॉन्च किया, जिसमें घूमने वाला बेजेल था। यह विशेष रूप से पायलटों के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्हें अलग अलग समय क्षेत्रों में उड़ान भरनी होती थी। बेजेल की वजह से समय का पता लगाना आसान हो गया। अंततः 1960 में रोलेक्स ने डीप सी स्पेशल नामक एक प्रयोगात्मक घड़ी लॉन्च की। इसे गहरे समुद्र के अत्यधिक जल दबाव को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका परीक्षण करने के लिए इसे 1960 के दशक के सबसे गहरे ज्ञात महासागरीय बिंदु पर ले जाया गया, जो लगभग 11,000 मीटर गहरा था। इस गहराई पर भी घड़ी ने ठीक से काम किया। इस तरह रोलेक्स ने स्वयं को घड़ी उद्योग के राजा के रूप में स्थापित किया। चाहे वह माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या समुद्र का सबसे गहरा बिंदु, केवल एक ही घड़ी ब्रांड था जो इन चरम स्थितियों को संभाल सकता था।
रोलेक्स। हंस ने रोलेक्स के साथ ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनके बारे में कोई भी घड़ी निर्माता कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। 1960 में 69 वर्ष की आयु में हंस विल्सडॉर्फ इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक घड़ी का ब्रांड छोड़ा जिसने उन्हें अमर बना दिया। यह थी रोलेक्स की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।